We are going to cover this chapter of Dust of Snow, which is basically a poem written by one of the most influential poets. नेचर के पोएट थे ये भाई साहब, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। और एक बहुत ही छोटा सा पोएम है ये, ठीक है। इनफैक्ट वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द पोएम्स दैट यू हैव, ठीक है। और बहुत ही छोटे से पोएम में राइटर ने अपने मैसेज को बहुत स्ट्रांगली कन्वे कर दिया है। कभी कभी लोग मतलब बहुत कम बातों में ही अपने वक्तव्य को सामने रख देते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इन्फ्लुएंशली ही हैज बेसिकली मेट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रीडर्स, ठीक है। इन्होंने क्या दिखाया कि मतलब कोई इंसान जा रहा था, एक ऐसी बर्फबारी हो रही थी, मतलब बर्फ पर गिर रहा था, ठंडी का मौसम था। एक बहुत सिंपल सा सीन है कि दिस पर्सन वाज एक्चुअली गोइंग एंड ही वाज वेरी डिप्रेस्ड, ठीक है। और मतलब ये ऐसे जा रहा था पेड़ के नीचे से, या बैठा हुआ था, या जो भी है। पेड़ के ऊपर भाई साहब एक क्रो था। क्रो ने भाई साहब ऐसे थोड़ा सा झटका मारा लीव्स में से, जो है तो स्नो गिर के उसके सर पे गिर गए, ठीक है। तो एक अच्छी सी फीलिंग आई उसे, ठीक है। मतलब मतलब अब अगर आप देखोगे जिस पेड़ का यहाँ पे नाम लिया गया है, क्रो को हम ज्यादा करके क्या मानते हैं, एक बैड ओमेन मानते हैं, ठीक है। क्रो हमारे लिए, अगर आप देखोगे आपके हिंदू फैमिलीज में भी, अगर कौवा आकर बैठा है, काव काव कर रहा है, उसको भगाते हैं लोग, ठीक है। अरे कुछ गड़बड़ होने वाला है, ऐसा ऐसा सोच है लोगों का, ठीक है। हालांकि साइंटिफिकली देखा जाए तो क्रो जो है बहुत ही एफिशिएंट स्पीशी है। क्रो आपका डस्ट रिमूवल करता है, वो मतलब कचरे को साफ करता है, ठीक है। खैर ये बात और है, लेकिन दिस पर्सन तो मतलब किसी ने ऐसे स्नो उसके ऊपर थोड़ा सा फेंका और उसका पूरा मूड ही चेंज हो गया, ठीक है। तो समटाइम्स नेचर इज द बेस्ट क्योर, ठीक है। आपका जो नेचर है वो आपको क्योर कर देता है, और नेचर ही क्योर करता है, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो नेचर ही क्योर करता है। तो एक बहुत छोटे से पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो बेसिकली एक नेचर लवर है, he has been able to basically portray how even if you are depressed and doomed and dejected and feeling not good for life, then also by a simple, very simple incident, okay, your mood can actually change, ठीक है। okay, dust of snow, what is the summary? basically हम यहाँ पे थोड़ा सा summary देखेंगे। यहाँ पे it demonstrates the extraordinary curative power of nature। तो नेचर का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यूरेटिव पावर है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। क्यूरेटिव पावर मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? व्हाट इज क्यूरेटिव पावर? व्हाट इज क्यूरेटिव पावर पीपल? क्यूरेटिव पावर मतलब कैसे इस नेचर आपको भाई साहब ठीक कर दे रहा है, ठीक है। इट इज बेसिकली क्योरिंग। नेचर क्योर्स एवरीथिंग, वेदर इज डिप्रेशन और इलनेस। द ऑथर इज एक्सपीरियंसिंग वन सच बैड डे। तो किसी भी कारणवश इसका भाई साहब ही इज नॉट फीलिंग गुड, ठीक है, इज एक्सपीरियंसिंग अ बैड डे, ठीक है। व्हेन अ क्रोज मूवमेंट नियर हेमलॉक, हेमलॉक एक पेड़ होता है और इस पेड़ को भी हम बैड ओमेन मानते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ बैड ओमेन। हेमलॉक एक बैड ओमेन है, क्रो भी एक बैड ओमेन है, ठीक है। हेमलॉक जो ट्री है, ठीक है, प्लस क्रो दोनों भी क्या माने जाते हैं? बोथ आर कंसिडर्ड एज बैड ओमेन, ठीक है। बोथ आर कंसिडर्ड एज बैड ओमेन, बैड सिग्नल्स हैं ये, ठीक है। डस्टेड स्नो अपॉन हिम। डस्टेड स्नो मतलब जैसे आप जैसे झाड़ी मारते हैं ना, कुछ चीज डस्ट करते हैं तो जैसे डस्ट निकलता है, वैसे ही उस क्रो ने उस पत्ते के ऊपर ऐसे ऐसे किया, ट्री के ऊपर, और उसमें से स्नो ऐसे डस्ट की तरह उसके ऊपर गिरा, ठीक है। ओके, सो आप अगर देखोगे तीनों ही चीज, क्या डस्टिंग अच्छी चीज है? मतलब ठीक है साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन आप जब डस्टिंग करते हैं तो नाक पे कपड़ा बांध देते हैं, और जब डस्टिंग करते हैं तो आजू बाजू कोई होना नहीं चाहिए, है ना। डस्टिंग द ट्री, हेमलॉक एंड द क्रो ऑल आर बेसिकली नेगेटिव थिंग्स। नेगेटिव थिंग्स बोला जाएगा, या हम इसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लेते हैं, ठीक है। हम इसको बहुत ही एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में इनको कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। लेकिन इन सारी चीजों को नेगेटिव होने के बावजूद भी जो पोएट है, या जो इंसान के बारे में यहाँ पे विवरण किया गया है, उसका आउटलुक चेंज हो गया, ठीक है। सो समटाइम्स in spite of things being considered by as bad omen or ill omen or negative, they are able to cast a positive impact because nature is super powerful, ठीक है। हमारे इंप्रेशन से हमने उनको नेगेटिव मान के रखा है, वो हमारी मान्यताएं हैं, लेकिन नेचर के लिए कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। नेचर उस पर एक अलग ही इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो हेमलॉक ट्री अगेन इज कंसिडर्ड एज बैड ओमेन, ठीक है। आपका क्रो इज कंसिडर्ड एज अ बैड ओमेन, डस्टिंग इज आल्सो नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। तो इन सब चीजों के बावजूद भी उसके पूरा माइंडसेट उसका चेंज हो गया, ठीक है। द सुप्रीमेसी ऑफ नेचर मेड हिम रियलाइज हिज प्रॉब्लम्स आर पेटी, ठीक है। छोटे छोटे भाई साहब उसके प्रॉब्लम्स है, ठीक है। द फैक्ट दैट हेमलॉक इज
poisonously combined with crow being the hemlock basically poisonous होता है, ठीक है, and it's combined with crow being the indicator of doom and fear. तो crow को हम कैसे देखते हैं भाई साहब, अरे बाप रे ये कुछ आ गया, doom and fear. We do not consider crow to be a positive animal, ठीक है, and considered a bad omen. ओमेन मतलब समझते हैं ना, लक्षण, ये खराब लक्षण है भाई साहब, ठीक है। अगर आपके मुंडेर पे या आपके घर पे आकर भाई साहब क्रो काऊ काऊ कर रहा है तो कोई गड़बड़ होने वाला है, ऐसा लोग सोचते हैं, ठीक है। इज यूटिलाइज्ड इन द पोएम बिकॉज द कैरियर ऑफ हैप्पीनेस विद इन अ लाइफ टाइम ऑफ द नरेटर इज आयरॉनिकल। तो आयरॉनिकल मतलब क्या है, तो राइटर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जिन चीजों को हम नेगेटिव मान रहे हैं उन्हीं ने भाई साहब एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर दिया, तो एक आयरनी हो गई। आयरनी मतलब क्या होती है, जो मानते हैं और जो होता अलग है, ठीक है, दैट इज बेसिकली आयरॉनिकल। द पोएट ट्राइज टू स्पॉटलाइट दैट समटाइम्स क्रीचर्स लिंक्ड विद डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है, ऑफन, जैसे यहां पे क्रीचर्स कौन कौन से, हेमलॉक ट्री एंड क्रो, ठीक है, ऑफन ब्रिंग चेंज एंड हैप्पीनेस। बीइंग आउटडोर्स इन नेचर विद ऑल इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैन बेनिफिट एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम। जब आप भाई साहब डिप्रेस होते हैं, ऐसा साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, गो आउट इन नेचर, गो एंड टेक अ वॉक, ठीक है, इन अ पार्क और मे बी इन अ जंगल, गो आउट इन नेचर एंड ऑटोमेटिकली आपका मूड चेंज हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज नेचर इज ह्यूज, ठीक है, आपके प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट डाइल्यूट हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। सो दैट विल हैपन इफ यू डू दैट, ओके, दैट इज, क्या हो गया भाई साहब, इट इज विंटर सीजन ऑब्वियसली, ठीक है, जो पोएम का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कहां पे सेटअप हुआ है, इट इज बेसिकली विंटर सीजन एंड द पोएट इज इन अ स्टेट ऑफ मेंटल डिप्रेशन, कुछ तो है भाई साहब, ठीक है, जिसकी वजह से ये इज नॉट इन द बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड। अंडर अ हेमलॉक ट्री कवर्ड विद स्नो, ऑन अ स्पर ऑफ मोमेंट, अचानक से एक फटाक से एक इंसिडेंट होता है, स्पर ऑफ मोमेंट, अ क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री शेक्स द ट्री एंड द स्नो फ्रॉम ट्री फॉल्स ऑन द पोएट। तो भाई साहब उस पर गिर जाता है ये, ठीक है। द स्नो इज कोल्ड एंड वेलवेटली टू टच। तो स्नो और बर्फ में क्या फर्क होता है, बर्फ मतलब हार्ड होता है, स्नो एकदम फ्लफी होता है, ठीक है, स्नो एक वेलवेट सॉफ्ट सा होता है, टू टच विच चेंजेस द पोएट्स मूड फ्रॉम बिटर टू एलेड। तो ये भाई साहब उसको एकदम एकदम उसका मूड ही चेंज कर देता है, ठीक है। दिस फिल्स हिम विद अ रिफ्रेशिंग फीलिंग, ही गेट्स फिल्ड विद अ रिफ्रेशिंग फीलिंग, एक अलग सा रिफ्रेशमेंट उसके लिए हो जाता है, ठीक है। वो डिप्रेस था लेकिन एक छोटी सी घटना, एक बहुत ही ट्राइबल सी घटना उसके जीवन में इतना बड़ा चेंज ला देती है, उसके सोच में परिवर्तन ला देती है, ठीक है। दिस मोमेंट वाज वेरी कंपेलिंग एंड सेव्स हिज डे फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। द ब्लैक क्रो यूजुअली सिंबलाइजेस बैड ओमेन, ज्यादा करके हम क्रो को किसके साथ सिंबलाइजिंग करते हैं, बैड ओमेन के साथ, ठीक है, एंड एम्ब्लेम ऑफ डेथ एंड फियर, ठीक है। क्रो इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ सिग्निफायर ऑफ डेथ एंड फियर। Since the crow is not related to goodwill, it is ironic that during this poem he did an honest deed by shaking off the snow, ठीक है। तो ये भाई साहब उसने ऐसे शेक किया स्नो को और स्नो उसके ऊपर गिर गया, ठीक है। Since the crow is not related to goodwill, it is ironic। तुम आयरॉनिक क्यों बोल रहे हैं भाई साहब, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रो कोई भी काम अच्छा नहीं करेगा, ऐसा मानव जाति का मानना है, इट इज कंसिडर्ड एज अ बैड ओमेन, तो इसलिए आयरॉनिक हो गया, ठीक है, कि अरे उसने कुछ अच्छा कर डाला, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आयरॉनिक, ओके। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिड नॉट प्रेफर टू यूज एनी अदर ट्रीज। अभी देखो बड़े चालाकी से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने किस ट्री का इस्तेमाल किया है, हेमलॉक ट्री का। वो ओक ट्री भी इस्तेमाल कर सकते थे, मेपल और पाइन, ये सब आपके भाई साहब जो है कोल्ड रीजन्स के ट्रीज हैं। These trees could also have been considered by him as an example by taking in the poem. So Robert Frost did not prefer to use any other trees like oak, maple or pine. He chose the hemlock, which is typically related to poison and toxicity. ये hemlock tree भाई साहब poison और toxicity से related है, ठीक है, it is related to poison and toxicity, ठीक है। Similarly, he uses dust, which is useless to anybody, and nobody wants to be liking dust. तो आपने क्या फ्रेज यूज किया, डस्ट। किसी को भी भाई साहब डस्ट अच्छा नहीं लगता है ना, डस्टिंग चल रही तो आप वहां से इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। सो यूजेस डस्ट, ठीक है। सिमिलरली बट द पोएट यूजेस इट एज एन इंपल्स दैट चेंजेस हिज विजन ऑफ लाइफ। उसका पूरा भाई साहब लाइफ का विजन ही चेंज हो जाता है, ठीक है, यूजेस एज एन इंपल्स व्हिच चेंजेस हिज विजन ऑफ लाइफ। तो डस्ट, हेमलॉक ट्री एंड क्रो all are considered to be having a negative impact, but it changed his vision of life, ठीक है, it transformed him from his negative thoughts and it gave him a positive outlook, ठीक है। Anyway, the alluring snow that adorns the poisonous hemlock tree's branches
is shaken off by a scary crow. We have toxic hemlock covered in pure white snow and a person who is depressed getting to kill himself and walking under the tree. हो सकता है भाई साहब ये सुसाइड का सोच रहा हो सकता है भाई साहब ये जिंदगी से बिल्कुल परेशान हो गया हो, ठीक है। तो ऐसा इसका मनोस्थिति था, ठीक है। द ब्लैक क्रो थ्रोज द स्नो ऑन द पोएट, द फील्ड्स ऑफ प्योर कोल्ड स्नो alter his mind about sacrificing his life. Maybe he was trying to sacrifice his life, ठीक है। Although poem में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, but he was depressed. He was not happy with his life, ठीक है। So it gives him a refreshing outlook, ठीक है। On the contrary, he decides to forget the regrets of his life and sorrow to follow the path of healing of the inner soul, ठीक है। तो ये भाई साहब अपने healing के बारे में, मतलब ये heal हो जाता है, ठीक है। He gets healed, ठीक है। From his depressions and his negative thoughts, he gets healed. ठीक है? Okay. This poem conveys the message that nothing in life is small. ठीक है? कोई भी इंसिडेंट आपका भाई साहब छोटा नहीं होता है, ठीक है? सारे इंसिडेंट्स जो भी नेचर आपके साथ कर रहा है उसका एक पर्पस है. Nothing in life is small. Even tribal things, छोटे मोटे जो चीजें हो रही हैं, tribal things can bring positive changes in our life. छोटे मोटे जो हादसे हो रहे हैं वो भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। In addition to this, it shows that if we take things positively in life, situations do change for better. तो हम अगर भाई साहब एक पॉजिटिव अप्रोच रखें, एक अपना एक सोच को हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रखें, ठीक है, so they will definitely, जो अगर आप पेसिमिस्टिक, देखिए बात यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव की नहीं है, ठीक है, बात यहाँ पे भाई साहब अपॉर्चुनिटीज की है, ठीक है। अगर आप मतलब ऐसा ही सोच रहे होंगे कि अरे क्या होगा, सब क्या ये होगा, तो आपको किसी भी चीज में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी, है ना। और अगर आप भाई साहब सोच रहे होंगे कि नहीं कुछ करना है तो आपको हर एक चीज में अपॉर्चुनिटी दिखेगी, हाँ यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। वेयर इज इट दैट यू कैन फिल द गैप्स, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे हम, अपॉर्चुनिस्ट जरूर बोल सकते हैं, ठीक है। एक अपॉर्चुनिस्ट बेसिकली क्या होता है, वो अपॉर्चुनिटीज को देखता है कि कहां पे किस चीज का फायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, सारी चीजें क्या आपके सर्कमस्टेंसेस सब आपको फेवर करेंगे? नहीं, शायद किसी दिन करेंगे, शायद किसी दिन नहीं करेंगे, बट देयर विल बी डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज इन एवरी सर्कमस्टेंस, ठीक है। तो सारे सर्कमस्टेंसेस में आपकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इवन द स्मॉल हेल्प और गुड जेस्चर्स वी डू फॉर अदर्स मेक लार्ज डिफरेंसेस. Just believe those random acts of kindness we do and the way they brighten a person's day and sometimes change their future. तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम शायद दूसरों के लिए बिना कुछ सोचे ही कर डालते हैं, ठीक है, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट दूसरों को होता है, ठीक है। आपको समझ लो, आपके आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, कोई सिक्योरिटी वॉचमैन है, उसको आपने हंस के गुड मॉर्निंग बोल दिया, वो आपको बोले उसके पहले आपने उसको बोल दिया, मे बी इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर यू बट इट मेड हिज डे, ठीक है। सो इस तरह की चीजें, जैसे यहाँ पे क्रो ने भाई साहब अपने ही मन ग्रंथ उसने भाई साहब 10 झाड़ दिया इसके ऊपर, कुछ सोच के नहीं डाला होगा, लेकिन इसका दिन तो परिवर्तित हो गया ना, हिज डे कंप्लीटली चेंज्ड. द क्रो डिडंट थिंक दैट ही इज डूइंग दिस, राइट, द क्रो ही वाज जस्ट सिटिंग, ठीक है, उसने शेक किया स्नो और स्नो नीचे गिरा इसके ऊपर, but his day completely changed, his mindset completely changed. So sometimes very small acts of kindness which we might be doing without any very conscious efforts can bring about a huge change in other people's lives, ठीक है, brighten a day and sometimes change their future. Noticing and appreciating all the tiny things in life will make our life happier. तो छोटे छोटे चीजों को आइडेंटिफाई करना हमारे लाइफ को भाई साहब हैप्पियर बनाएगा, ठीक है। पोएम डस्ट ऑफ स्नो. The way a crow shook down on me, ठीक है, The way a crow shook down, ये आपका पोएम है भाई साहब, हार्डली 5-6 कितने लाइन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का पोएम है, ठीक है। From a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude. Rude मतलब भाई साहब बेकार कर दिया था मैंने, ठीक है। So the way a crow, जिस तरह से एक क्रो ने मेरे ऊपर बर्फ थोड़ा सा छिड़का, ठीक है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरा पूरा चेंज ऑफ मूड ही हो गया, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे दैट आई हैड रूड, मैंने मेरे उस दिन के पार्ट को बचा लिया जो मैंने रूइन कर दिया था, जो मैंने खराब कर दिया था। तो इसका मतलब क्या है, एक पोएट का जो दिन जा रहा था वो खराब था, ठीक है, he was not having a very good day obviously, ठीक है, but this shaking of snow from a hemlock tree by a crow, ठीक है, is completely transforming his mood and heart and changing his day as well, ठीक है। क्लियर है? Are we clear on this one people? Okay, poetic devices पे हम आते हैं भाई साहब। अब्बा अब्बा, ओके, अब्बा अब्बा क्यों है भाई साहब, देख लो यहाँ पे क्रो है, इसको अगर मैंने ए डाला,
क्रो, ठीक है। इसका भाई साहब मी, तो इसको डाला बी, ठीक है। क्रो स्नो, तो ये हो गया ए। ट्री, मी ट्री, ये हो गया बी। हार्ट ए, ब्लड बी, हार्ट पार्ट ए, ब्लड रूट, ठीक है, ये हो गया बी। अब ठीक है, दिस विल बेसिकली बी द राइमिंग स्कीम, ठीक है। ए बी ए बी ए बी, दैट विल बी द राइमिंग स्कीम ऑफ द एंटायर पोएम, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइसेस की बातें करेंगे हम अभी, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस मतलब एक पोएट जो है एफिशिएंटली अपने पोएम में डिवाइसेस को यूज करता है इन ऑर्डर टू एनहांस द इंपैक्ट ऑफ द पोएम, ठीक है, इन ऑर्डर टू ड्राइव हिज मैसेज मोर क्लियरली और मोर इंपैक्टफुली। इसलिए तो भाई साहब कोई हम पैराग्राफ लिखते हैं और पोएम लिखते हैं तो उसमें फर्क है ना भाई साहब, ठीक है, किस तरह से आप अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। पोएम डजंट फॉलो ग्रामर रूल्स, ठीक है। पैराग्राफ में ग्रामर रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, पोएम में आपको इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट राइमिंग स्कीम आर बी क्लियर ऑफ दिस, ठीक है। इमेजिनरी, जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज रिटन इन, जिस पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज रिटन इन फ्री वर्स, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फ्री वर्स, अगर राइमिंग स्कीम नहीं होगा तो, ठीक है। इफ देयर इज नो राइमिंग स्कीम, अगर भाई साहब नो राइमिंग स्कीम होगा तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा क्या, किस टाइप का? दिस विल बी फ्री वर्स, दिस विल बी रिटन इन फ्री वर्स, ओके। खैर, इमेजरी, फ्रॉस्ट यूजेस सिंपल इमेजरी लाइक अ क्रो स्कैटरिंग स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। एक सिंपल सा इमेजरी है, ठीक है, एक सिंपल सा इंसिडेंट है कि भाई साहब कोई क्रो है जो स्नो छिड़क रहा है, ठीक है, एंड डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन द पोएट टू डिपिक्ट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन द पोएट। तो बहुत ही ये पोएटिक डिवाइस क्या है आपका? इमेजरी है, ठीक है। क्या वाकई में ऐसा घटा होगा? नहीं, उन्होंने बनाया है इस पोएम को, राइट, ठीक है। सो व्हाट इज सेइंग इज कि एक ऐसी छोटी सी घटना, ठीक है, एक क्रो भाई साहब ऐसे छिड़क रहा है स्नो को और इससे उसका पूरा जीवन में परिवर्तन आ रहा है, इसके सोच में परिवर्तन आ रहा है, कम से कम उस दिन और उस पल के लिए तो आ रहा है, ठीक है, ओके। फ्रॉस्ट यूजेस अ सिंपल इमेजरी लाइक अ क्रो स्कैटरिंग स्नो फ्रॉम द हेमलॉक। एक मिनट, ठीक है, स्नो फॉलिंग ऑन द पोएट टू डिटेक्ट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन द पोएट, ठीक है। सो फ्रॉस्ट यूजेस सिंपल इमेजरी लाइक अ क्रो स्कैटरिंग स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन द पोएट टू डिपिक्ट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन द पोएट, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये आपकी हो गई भाई साहब कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुई है? इमेजरी, ठीक है, ओके। ऑलिटरेशन क्या होता है भाई साहब? आपका जो वॉवेल साउंड है वो एक ही लाइन में अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑलिटरेशन, सॉरी वॉवेल नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। वॉवेल साउंड अगर रिपीट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? असोनेंस, दैट इज नोन एज असोनेंस। अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? ऑलिटरेशन, दैट इज नोन एज ऑलिटरेशन, ठीक है। ऑलिटरेशन इज द अकरेंस ऑफ द सेम साउंड दैट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली पैक्ड वर्ड्स, ठीक है, जो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स है, ठीक है। जैसे आपका देखो इस लाइन में एच बार बार यूज हुआ है, ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट, तो ये एक ऑलिटरेशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट, तो ये भाई साहब एस देखिए यूज हुआ है, ठीक है, तो एंड सेव्ड सम पार्ट, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑलिटरेशन, ठीक है। सिंबॉलिज्म, अभी देखो भाई साहब सिंबॉलिज्म क्या होता है? क्रो है, क्रो को हम बैड ओमेन के साथ सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। यहां पे दूसरा पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है, ठीक है, पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है उसको हम बोलेंगे भाई साहब सिंबॉलिज्म। सो पोएटिक डिवाइस है ये। व्हाट इज सिंबॉलिज्म? इज द यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग, ठीक है। सिंबॉलिक मीनिंग है, जैसे द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री, तो क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही क्या सिग्निफाई करते हैं? बैड ओमेन, ठीक है। द पोएट हैज यूज्ड दीज एज सिंबल्स टू शो द इमोशंस लाइक डिजेक्शन, ग्लूम एंड डिप्रेशन, ठीक है। क्या क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब? इमोशंस लाइक डिजेक्शन, doom and depression, ठीक है। The poet has used this as a symbol to show the emotions of dejection, gloom and depression. Also he has used these as symbols to show that these inauspicious things of nature can also change a person's mood and mind, ठीक है। तो ये सिंबलाइज क्या करता है? क्रो या हेमलॉक ट्री या डस्ट, ये क्या सिंबलाइज करता है? ग्लूम, सैडनेस, ये सब चीजों से, बैड ओमेन, इन सब चीजों को ये सिंबलाइज करता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी इट हैज बीन एबल टू
outcast a positive outlook on the poem or the poet, ठीक है, it has been able to create a positive impact on the poet, ठीक है, क्लियर है, ओके, सो ये आपके सिंबोलिज्म्स हैं, क्रो हो गया, हेमलॉक ट्री हो गया, डस्ट हो गया, these are representing emotions like dejection, these are representing emotions like gloom, these are representing emotions like depression, ठीक है, he used these symbols to show that these inauspicious things of nature, these are basically what type of things, inauspicious things of nature can also change a person's mood and mind. So ये inauspicious मतलब क्या होता है भाई साहब, what is inauspicious, जिसको हम नेगेटिव माने, अपशकुन जिसको बोलते हैं हम, है ना, अपशकुन है ये तो, ठीक है, कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, कुछ लक्षण ठीक नहीं दिख रहे हैं, तो अपशकुन, इनऑस्पिशियस थिंग्स ऑफ नेचर कैन आल्सो चेंज अ पर्सन्स मूड एंड माइंड, तो एक इंसान का वैसा मूड और माइंड दोनों भी चेंज कर सकता है. सो व्हाट इज इट, द पोएट इज बेसिकली हैविंग अ बैड डे, ठीक है, एंड ही इज क्लियर अबाउट दैट. तो ये तो भाई साहब हमारा पोएम के स्टार्ट से ही पता चल रहा है. हाउएवर टू मेक अस अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ हिज सलन मूड, he introduces us to the symbol of hemlock tree. तो मतलब देखो कैसा होता है कि अगर आपका माइंड ही खराब है, मतलब आप माइंड में डिप्रेस्ड हैं या दुखी हैं, तो सारी चीजें आपको दुखी दिखेंगी, है ना, ठीक है, यू विल नॉट सी कलरफुल थिंग्स इन लाइफ, इट इज वेरी नेचुरल, ठीक है, जब आप खुश हैं तो मतलब खराब चीजों में भी आप अच्छी चीजों को देखेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप दुखी हैं तो अच्छे में भी खराब को देखेंगे. तो इन्होंने भाई साहब हेमलॉक ट्री को चूज किया है, ठीक है, हेमलॉक ट्री, हेंस द हेमलॉक ट्री फ्रॉम विच द पॉइजन इज सेड टू बी मेड इज अ सिंबल ऑफ डेथ. तो हेमलॉक ट्री इज सिंबलाइजिंग व्हाट, डेथ, ठीक है, क्रो इज सिंबलाइजिंग व्हाट, फियर एंड ग्लूम, ठीक है, ओके. द नेक्स्ट सिंबल दैट द पोएट इंट्रोड्यूस्ड टू अस इज दैट ऑफ द क्रो. तो दूसरा सिंबल भाई साहब इसने क्या यूज किया है, क्रो, ठीक है. द क्रो इज एन एम्बिगियस सिंबल एंड कुड स्टैंड फॉर मेनी थिंग्स. एम्बिगियस मतलब कंफ्यूजिंग सिंबल है, ठीक है, हालांकि सारे पक्षियों में सबसे उपकारी पक्षी हमारे लिए क्रो है, ठीक है, क्योंकि ये वो है जो कचरा साफ करता है वैसा, ठीक है, ये क्लीन करता है एनवायरनमेंट को, ठीक है. सो एम्बिगियस सिंबल एंड कुड स्टैंड फॉर मेनी थिंग्स. जनरली हमारे समाज में सारे वर्गों में ही या सारे रिलीजन्स तो नहीं बोलेंगे हम, सारे देशों में ही प्रांतों में ही जनरली द क्रो इज कंसिडर्ड टू बी द अगलीस्ट अमंग ऑल बर्ड्स. सबसे अगली है भाई साहब, काला बोला पता नहीं, उसका कोई ढंग ढूंढ नहीं है भाई साहब, शेप साइज नहीं है, ठीक है. Hence it could be another side to degrade the poet's mood once again, ठीक है. तो मतलब क्या है, देखो पोएट को जो भी मिल रहा है वो खुद तो भाई साहब नेगेटिव है ही, लेकिन उसके आसपास में पर्यावरण जो है वो भी नेगेटिव है. हेमलॉक ट्री, क्रो, ये सब भाई साहब, हेमलॉक ट्री से पॉइजन बनता है, तो इट इज बेसिकली सिंबलाइजिंग डेथ. क्रो, ठीक है, इट इज बेसिकली सिंबलाइजिंग फियर एंड ग्लूम, ठीक है, इस तरह के सिंबल्स उसको मिल रहे हैं, ठीक है. स्टिल इट इज एबल टू ट्रांसफॉर्म हिम, ठीक है. इन्वर्जन, अभी हम देखेंगे भाई साहब इन्वर्जन. तो सिंबलिज्म का मतलब समझ में आ गया. सिंबॉलिक मतलब, सिंबोलिज्म मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी चीजें उसको दिख रही हैं वो क्या सिंबलाइज कर रही हैं. दे आर बेसिकली सिंबलाइजिंग डिजेक्शन, दे आर बेसिकली सिंबलाइजिंग डिप्रेशन, नेगेटिव इमोशंस, ग्लूम, ऐसे सैडनेस, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेकिन इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हुए बावजूद भी दे आर एबल टू कॉज अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन द पोएट, ठीक है, ओके. Inversion, when the structure of a sentence is changed by the poet to create a rhyme, the poetic license is called inversion. ये poetic license है, ठीक है. poetic license मतलब लाइसेंस जब आपको मिल जाता है, जैसे मतलब आपने गन खरीदा तो गन चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए रहेगा, तो यू हैव गॉट अ लाइसेंस नाउ टू यूज द गन, ठीक है. आपने गाड़ी खरीदी लेकिन गाड़ी चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए. तो इसीलिए जब आप पोएम लिखते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं, सेंटेंसेस को उल्टम पुल्टम करके लिखते हैं. ये एक पोएटिक लाइसेंस है. जस्ट बिकॉज यू आर राइटिंग अ पोएम, ग्रामेटिकली आप इनकरेक्ट हो सकते हैं लेकिन पोएटिकली आप सही होंगे, दैट इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस. तो ऐसे समझ में आ रहा है. जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे इन्वर्जन क्या है, ठीक है, व्हाट इज बेसिकली इन्वर्जन. जैसे यहां पे देखो, अगर प्रॉपर, किधर चला गया भाई साहब, पोएम किधर चला गया, हाँ. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, ये लाइन आपका कैसा होना चाहिए था, ठीक है. अगर हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखें, ठीक है, फ्रॉम है देयर वाज अ क्रो व्हिच वाज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री दैट शुक सम स्नो, सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन मी, ऐसा होना चाहिए था ना, ठीक है. सो देयर वाज अ क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री, तो ये हेमलॉक ट्री पहले आना चाहिए था क्या, देयर वाज अ क्रो व्हिच वाज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री
एंड विच शुक डाउन सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन मी, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन पूरे सेंटेंस को उन्होंने उल्टम पुल्टम करके लिखा है टू गेट अ पोएटिक इफेक्ट। इसको हम पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। आप कभी भी ग्रामर के टर्म्स में किसी पोएम को पढ़ लिख और जान और समझ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ग्रामटिकली आपके ऐसे नहीं, तो राइमिंग स्कीम देखना पड़ता है पोएट्स को, उनको वैसा इंपैक्ट देखना पड़ता है। तो पोएम इज रिटन इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की चीजों को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज चेंज्ड। मतलब जैसे अगर मैं बोलूं कि आई एम गोइंग हियर, ठीक है, आई एम गोइंग टू द स्ट्रीट, द स्ट्रीट हियर आई कम, ऐसा लिख दिया भाई साहब मैंने, ठीक है। लेट्स से मैंने यहां पे लिख दिया आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल, एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसी का इन्वर्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्कूल हियर आई कम, ऐसा लिख दिया भाई साहब पोएटिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। ये इन्वर्जन हो गया। तो यहां पे भी वैसा पोएट ने ऐसा ही किया, कहीं पे हेमलॉक बोला, कहीं पे क्रो बोला, वैसा कहीं पे, तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड द सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पोएटिक लाइसेंस, इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन स्टैंजा 1 द पोएटिक डिवाइस इन्वर्जन इज यूज्ड, ठीक है। अभी एंजैबमेंट मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, एंजैबमेंट मतलब होता है एक ही सेंटेंस को आप जो 2-3 लाइन में लिखते हैं पोएटिक इफेक्ट के लिए, तो उसको हम बोलेंगे एंजैबमेंट। वन सेंटेंस व्हेन इट इज रिटन इन 2 and 3 लाइंस, ठीक है, कंटिन्यूअस सेंटेंस है लेकिन जिसको आपने 2-3 लाइन में लिखा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एंजैबमेंट। तो एंजैबमेंट, द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स, ना ही कॉमा यूज किया है आपने, ना फुल स्टॉप यूज किया है, ना ही बस सेमीकोलन यूज किया है, आपने उस सेंटेंस को नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू किया है। This poem is very good example of this poetic device. It has been used throughout the poem. The lines of stanzas flow to the next line without any punctuation. So let's see this here. ठीक है, हम अगर देखते हैं भाई साहब यहाँ पे, अरे किधर गया भाई साहब, हाँ, The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. ये एक सेंटेंस है देखो, और ये भाई साहब 4 लाइनों में लिखा गया है, इसको हम बोलेंगे एंजैबमेंट। The continuation of one sentence in more than one line in a poem is called enjambment as a poetic device. ठीक है, क्लियर है? ओके 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 ओके। सो enjambment यूज हुआ है भाई साहब यहाँ पे, this is basically enjambment. Metaphor, what is metaphor? This poetic device is used when a covert comparison is made between two different things or ideas. जब दो डिफरेंट चीजों का या आइडियाज का हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेटाफर। In this poem, the poet uses the device of metaphor in the 3rd line of the 1st stanza when he compares the mass of snowflakes, ठीक है, atop the hemlock tree with dust. तो यहाँ पे भाई साहब ये hemlock tree है और उसके ऊपर जो mass of snow है, ठीक है, इस mass of snow को उन्होंने किससे कंपेयर किया है भाई साहब, डस्ट के साथ, ठीक है। mass of snow is compared with dust, ठीक है। In this poem, the poet uses a device of metaphor in the 3rd line of 1st stanza when he compares the mass of snowflakes atop the hemlock tree with dust. तो mass of snowflakes को उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया है भाई साहब, डस्ट के साथ कंपेयर किया, ठीक है। That is the metaphor that has been used here, ठीक है। This is the metaphor that has been used. Assonance, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप कॉन्सोनेंट साउंड को एक लाइन में एक से ज्यादा बार रिपीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑलिटरेशन। अगर आप वॉवल साउंड को एक लाइन में एक से ज्यादा बार रिपीट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, एसोनेंस, सॉरी। The prominence of a vowel sound, वॉवल का साउंड, वॉवल नहीं, ओ, ठीक है, ए, ठीक है, आई, ऐसा वाला जो वॉवल साउंड है, that is called sound, is called assonance. In stanza 1 line 2 shook down on me, तो यहाँ पे देखो ओ साउंड काफी ज्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है, shook down on me, ठीक है, तो ये ओ साउंड इज प्रोमिनेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, what is this figure of speech or poetic device known as assonance, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच बोलना या पोएटिक डिवाइस बोलना, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, इसी के साथ समाप्त होता है आपका ये कार्यक्रम, ठीक है। सो दिस बेसिकली एक्सप्लेन्स दिस शॉर्ट पोएम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन विच द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी सिंपल, अ वेरी सिंपल पोएम, ठीक है। तो इसमें भाई साहब ही इज बेसिकली वॉकिंग डाउन द वुड्स इन कोल्ड मॉर्निंग एंड ही इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ हिज मूड्स, ही इज नॉट in his best frame of mind, but a very simple trivial incident of a crow which is sitting on a hemlock tree brushing or rather dusting snow on this person, ठीक है, and his mood completely changes, ठीक है। A very simple incident by nature
completely transforms its thoughts or outlooks. ठीक है, and he completely changes. ठीक है, so this is the poet has very skillfully used things like hemlock tree or crow, which are based, or dust, which are symbolizing depression, dejection, gloom, sadness, and still being the elements of these as considered by human beings, still it is able to create a very positive impact on the poet. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस पीपल? तो क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, ठीक है, इट हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्या क्या भाई साहब आपका राइमिंग स्कीम है, दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. वन ऑफ द मोस्ट शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल पोएम्स, आई थिंक इट शुड बी, इसका भाई साहब एक्सप्लेनेशन समरी थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि पोएट ने एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे किया है. ठीक है, कि इफ यू आर डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड, द बेस्ट सोल्यूशन आउट इज वॉक डाउन टू नेचर. ठीक है, नेचर आपको हील कर देगा, नेचर सबको हील करता है, तो आपको भी ऑटोमेटिकली हील कर देगा. ठीक है, नेचर इज हीलिंग एवरीथिंग, हर चीज को हील करता है, तो ऑब्वियसली आपके मेंटल स्टेटस को भी वो हील कर ही देगा. इफ यू आर नॉट इन द बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड, लीव एवरीथिंग एल्स एंड टेक अ वॉक इन नेचर, एंड यू विल ऑब्वियसली गेट समथिंग और द अदर विच विल ट्रांसफॉर्म यू. ठीक है, so a very simple poem, but a very conveys a very strong relationship between human beings and nature, in fact all living beings and nature. ठीक है, okay, that would be it from my end. Thank you so much for your valuable time, people.